नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल हैं आपके बीएससी क्लासेस में। बीएससी क्लास जो चल रही थी उसमें अपन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ रहे थे। उससे पहले अपन ने एक यूनिट पूरी कर ली है कार्बोहाइड्रेट, और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड मैंने कुछ नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपन डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, क्या होता है इसमें? किसी नाभिक द्वारा जब ऊर्जा का अवशोषण होता है तो ऊर्जा के अवशोषण के कारण चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष चक्रण में परिवर्तित होता है, और चक्रण में परिवर्तित जब ऊर्जा अवशोषित होती है तो अनुनाद अवशोषण होता है। अनुनाद के कारण उससे एक स्पेक्ट्रम मिलता है। वो जो नाभिक है, नाभिक अवशोषण करता है, अवशोषण के साथ साथ अनुनाद प्रदर्शित करता है, और उसी अनुनाद को अपन क्या नाम दे देते हैं? एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, नाभिक के चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी है किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में। पहले आइए, जैसे अपन एक बात करें, कोई एक प्रोटॉन है, उसका जो स्पिन हो सकता है वो 1/2 हो सकता है। तो 1/2 को जब अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक पॉसिबिलिटी जो बनती है वो जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया है उसी के सापेक्ष अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी उसी चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष, तो उसको अपन पॉजिटिव प्लस से शो कर रहे हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें बात करें तो ये चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्यरत रहेगा। तो एक प्रोटॉन जो है उसके दो अलाइनमेंट, दो विन्यास संभव हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो यही प्लस और माइनस उस यौगिक के बारे में अपन को न्यूक्लियर मैग्नेटिक उसका स्पेक्ट्रम देते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रम देते हैं। इस एनएमआर स्पेक्ट्रम की विशेषता क्या है? इस एनएमआर स्पेक्ट्रम से अपन किसी भी यौगिक की संरचना के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसका डायग्राम कैसा है, उसके में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर। अपन ने इससे पहले सेकेंड ईयर में एक और स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ईएम वेव्स भी जानकारी देती है, लेकिन वो केवल समूह की जानकारी देती है, कौन सा क्रियात्मक समूह होना चाहिए। वो कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं देती है कि कौन सा अणु है। लेकिन एनएमआर की यही विशेषता है कि किसी भी अणु की संरचना के बारे में कंप्लीट जानकारी हमको प्रोवाइड करवाती है। ठीक है बच्चों? नहीं, यौगिकों की संरचना से संबंधित एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और वो स्पेक्ट्रम अगर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के कारण प्राप्त हो रहा है तो उसे एनएमआर स्पेक्ट्रम कहेंगे। और इसकी स्टडी को, इसके अध्ययन को अपन क्या बोलेंगे? इट्स स्टडी इज नॉन एज ए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी उस स्पेक्ट्रम का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज नॉन एज एनएमआर स्पेक्ट्रम। जब अपन बात करते हैं बीएससी लेवल की और सिलेबस की, तो एनएमआर स्पेक्ट्रम में केवल अपना जो फोकस होता है वो प्रोटॉन पे होता है। किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है, या अपन कहें हाइड्रोजन एटम पे होता है। और हाइड्रोजन एटम में केवल एक प्रोटॉन विद्यमान होता है, केवल एक प्रोटॉन। यानी चुंबकीय क्षेत्र के चक्रण वाले यौगिक में नाभिक केवल हाइड्रोजन लें, और हाइड्रोजन के आधार पर इसे अपन 1 एनएमआर भी बोल देते हैं। और हाइड्रोजन के इस अणु को अपन पीएमआर भी बोलते हैं, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। यानी इसी एनएमआर को, जो बीएससी लेवल है, उस एनएमआर का अपन दो नामकरण और कर सकते हैं बच्चों। पहला नामकरण क्या हो सकता है? H1 एनएमआर, और सेकंड नोमेनक्लेचर क्या हो सकता है? पीएमआर। तो ये दो नोमेनक्लेचर अपने पास हैं। यानी कि अब जो अपन, अगर मान लीजिए मैंने कहीं बोल दिया कि H1 एनएमआर पढ़ रहे हैं तो वही एनएमआर है, या बोल दिया पीएमआर पढ़ेंगे तो पीएमआर, घबराने की जरूरत नहीं, ये क्या बीमारी आ गई, ये वही है पीएमआर यानी एनएमआर। आइए आगे अपन फर्दर डिस्कस करते हैं। जैसे ही H जो प्रोटॉन है
उसके बारे में अगर अपन पढ़ने जाएं, प्रोटॉन को जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रोटॉन में केवल एक, यानी हाइड्रोजन परमाणु को जब रखा जाता है उसमें केवल एक प्रोटॉन होता है और वो एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है, और उसके अगर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो वो एक छोटी छड़ चुंबक, आदर्श छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। और छड़ चुंबक का काम क्या होता है? अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी अपने उसी छड़ चुंबक, जो छोटी सी चुंबक है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण वो एक अनुनाद उत्पन्न करेगा, और इसी अनुनाद के कारण ही तो इसे क्या नाम दे दिया गया है? पीएमआर, क्योंकि एक ही तो प्रोटॉन है, और प्रोटॉन किसका है? हाइड्रोजन का, इसलिए इसका नाम और क्या है? H1NMR। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। जब किसी पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो उसकी आवृत्ति जो है वो आवृत्ति वाली विकिरण जो है परिवर्तित हो जाती हैं, विकिरित, और स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। लेकिन एनएमआर में ऐसा नहीं करते, अपन आवृत्ति परिवर्तित नहीं करते, परिवर्तित आवृत्ति वाली विकिरण गुजारते हैं बाकी सारे स्पेक्ट्रम में, लेकिन एनएमआर में ऐसा नहीं किया जाता। इसमें आवृत्ति को स्थिर रखा जाता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, यानी कि अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसमें क्या होता है? आवृत्ति चेंज की जाती है, यानी कि कोई भी कंपाउंड जो है उसको डिफरेंस फ्रीक्वेंसी वाले फील्ड में से पास आउट किया जाता है। लेकिन बात की जाए एनएमआर की, तो एनएमआर में फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, आवृत्ति चेंज नहीं की जाती। तो क्या किया जाता है? इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी को चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं? इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी चेंज होती है तो प्रोटॉन में एक सिग्नल देता है। वो सिग्नल देने का जो तरीका है बड़ा सिंपल सा तरीका है, विकिरणों का अवशोषण किया तो प्रोटॉन जो चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति है उसमें दो तरह के, या तो डाउन फील्ड की ओर चला जाएगा, मान लीजिए ये सिंगल सिग्नल है, ये डाउन फील्ड है, यानी डाउन फील्ड का मतलब लो फील्ड, ठीक है। तो ये वो जो सिग्नल है या तो डाउन फील्ड की ओर मूव कर जाएगा या अप फील्ड की ओर, तो यानी दो तरह से सिग्नल दे सकता है, या तो डाउन फील्ड या अप फील्ड, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। अब किस कारण से डाउन फील्ड में जाएगा और किस कारण से अप फील्ड में जाएगा, इन दोनों की बात की जाएगी। मूव करेगा, वो मूव करेगा शिल्डिंग और डीशिल्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू शिल्डिंग एंड डीशिल्डिंग ऑफ न्यूक्लियस की। तो ये बच्चों शिल्डिंग और डीशिल्डिंग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो अपन बात कर रहे थे अभी जैसे कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, डाउन फील्ड और अप फील्ड में क्यों गया, इसका क्या कारण है। तो इसका जो मेन रीजन है वो इसके परिरक्षण और विपरिरक्षण पर निर्भर करेगा। डाउन फील्ड, अप फील्ड, जो इस पे विपरिरक्षण और परिरक्षण, तो नाभिकीय जो क्षेत्र है उसका परिरक्षण कैसे हो रहा है, शिल्डिंग और डीशिल्डिंग कैसे हो रहा है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो आज अगला टॉपिक जो है एनएमआर में नाभिकीय परिरक्षण व विपरिरक्षण। शिल्डिंग एंड डीशिल्डिंग, शिल्डिंग एंड डीशिल्डिंग। अगर किसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाए, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, घनत्व अगर आप इंक्रीज कर देते हो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज होगी तो वो अप फील्ड में चला जाएगा बच्चों, अप फील्ड में, यानी उच्च क्षेत्र में जाकर संकेत प्रदर्शित करेगा। लेकिन ये याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कब अप फील्ड। तो एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको तरीका देता हूं, डी क्यूब। क्या सिंपल सा तरीका है, डी क्यूब। डी क्यूब का मतलब डिक्रीज, कौन डिक्रीज, डेंसिटी
डिक्रीज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देन मूव टूवर्ड्स डाउन फील्ड। तो बड़ा ही सिंपल सा याद रखने का तरीका हो गया कि अगर परिरक्षण कब होगा और विपरिरक्षण कब होगा, यानी अगर विपरिरक्षण पढ़ लीजिए तो परिरक्षण आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, डी क्यू। क्या है? डी क्यू। डिक्रीज डेंसिटी डाउन फील्ड। डिक्रीज क्या? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हुई तो क्या होगा? डाउन फील्ड में संकेत देगा। तो जस्ट इसका अपोजिट कर लो, इंक्रीज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कौन से संकेत आ जाएगा? अपफील्ड में। तो ये नहीं, ये विपरिरक्षण जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रभावित होता है, उसके मान को बहुत कुछ प्रभावित कौन करेगा? शिल्डिंग एंड डी शिल्डिंग इफेक्ट। तो ये डी शिल्डिंग और शिल्डिंग इफेक्ट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन भी पूछता है। कई एग्जाम्पल अपन ऐसे पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं और इन स्टैंडर्ड एग्जाम्पल से रिलेटेड अपन को ये देखना है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं और कौन कौन से टॉपिक्स अपने पढ़ने हैं। तो वो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछेंगे और उनमें से एक एग्जाम्पल में आएगा तो आप अच्छे से पढ़ लेना। तो अभी मैं आपको अगली क्लास में पढ़ा दूंगा, तो ठीक है।